नमस्कार साथियों, मैं पवन जहांगीर आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं हाजिर हो चुका हूं आप सभी के सामने, आप सभी के प्यारे विज्ञान विषय का 7th चैप्टर लेकर, जिसका नाम रहने वाला है गति एवं दूरियों का मापन। तो साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम रहने वाला है मापन के मानक मात्रक। मापन, इसका मतलब मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका था। जब भी किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से की जाती है तो इसे ही मापन के नाम से जाना जाता है, इसे ही मेजरमेंट कहा जाता है। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि पुराने समय के या प्राचीन समय से ही भारत के अंदर लंबाई के अलग अलग मात्रकों का उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है, और उसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा लंबाई का एक मात्रक जो था कैसे यूज़ किया, जैसे कदमों की दूरी के अलावा मैं कह सकता हूँ पैर की लंबाई या अंगुली की चौड़ाई, इन सब का मात्रकों के रूप में उपयोग किया जाता था। तो क्या क्या नाम मैंने बताए हैं? कदमों की दूरी, सेकंड चीज हाथ की लंबाई, और तीसरी चीज सॉरी यहां पर ऐसा लिख दे, पैरों की लंबाई और अंगुली की चौड़ाई। इन सभी का मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई को एक हाथ कहा जाता था। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई को एक हाथ कहा जाता था और इन सभी का उपयोग प्राचीन मिस्र के अंदर किया जाता था लंबाई को मापने के लिए। यानी कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई को एक हाथ कहा जाता था और इसका उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में किया जाता था। तो आप लिखेंगे कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई को एक हाथ कहा जाता था। जिसका उपयोग प्राचीन मिस्र में लंबाई के मात्रक के रूप में उपयोग होता था। चलिए, यहां तक की बात करने के बाद अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट अपना ये रहने वाला है कि संसार में लंबाई को मापने के लिए एक और मात्रक का भी यूज किया जाता था जिसको फुट कहा जाता था। पर संसार के अलग अलग भागों में इस फुट की लंबाई में थोड़ा बहुत अंतर होता था, यानी सभी स्थानों पर फुट की लंबाई समान नहीं होती थी। तो आप लिखेंगे
विभिन्न क्षेत्रों में फुट का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में उपयोग होता था, लेकिन संसार के भिन्न भिन्न भागों में इसकी लंबाई में थोड़ा अंतर होता था, ओके, यहां तक की हम बात कर चुके। अब साथियों, इसके अलावा एक गज कपड़ा मापने के लिए ठोड़ी से अपने हाथ के अंतिम छोर तक की लंबाई को मापा जाता था। ये ठोड़ी यानी ये आपका ठोड़ी से लगाकर ये हाथ जहां तक आप फैला सकते हो, फैली हुई बांह के सिरे तक की लंबाई को एक गज कहा जाता था और इसका उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में किया जाता था। तो आप लिखेंगे ठोड़ी से फैली बांह के अंगुली के छोर तक की लंबाई को एक गज कहा जाता था, और इसका उपयोग मात्रक के रूप में कपड़े मापने के लिए करते थे। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। यहां तक की बात होने के बाद अब जो आगे मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं, ध्यान से मेरी आप बात सुनेंगे कि रोमवासी क्या करते थे, पग अथवा कदमों की दूरी का लंबाई के मात्रक के रूप में यूज करते थे। तो आप लिखेंगे रोमवासी पग अथवा कदमों की दूरी का लंबाई के मात्रक के रूप में उपयोग करते थे, लंबाई के मात्रक के रूप में उपयोग करते थे। आज भी भारत के अंदर आप कई स्थानों पर देख सकते हो कि शरीर के अलग अलग भागों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की लंबाइयों को मापने का प्रयास किया जाता है।
जैसे आज भी अगर हम देखते हैं पुष्प विक्रेताओं की बात करते हैं, जो मालाएं बनाते हैं, वो मालाओं की साइज को चेक करने के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करते हैं। भुजाओं की साइज को ध्यान में रखते हुए वे उसके आधार पर मालाएं बनाते हैं। तो इसका मतलब आज भी संसार के अंदर, या मैं कह सकता हूं भारत के अंदर, कई सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर लंबाई का मापन करने के लिए शरीर के अलग अलग भागों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा किसके बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज के बारे में, जो कि रहने वाला है क्या, देखिए अंगुल या बालिश्त, इसका भी उपयोग साथियों लंबाई के मात्रक के रूप में उपयोग हो रहा है। पर दिक्कत पता है इन सब बातों में क्या आ रही है? इन सब बातों में दिक्कत ये आ रही है साथियों के, क्या सभी व्यक्तियों के शरीर के भागों या अंगों की लंबाई समान है? नहीं साथियों, सभी व्यक्तियों के शरीर के भागों की लंबाई समान नहीं है। इसलिए सभी का आंसर जो है वो सेम मैच नहीं करता है। सबका आंसर थोड़ा बहुत वेरी करता है, भिन्न होता है, अलग होता है। तो सबका आंसर अलग क्यों आ रहा है? उसका क्या रीजन है? क्योंकि सबके शरीर के भागों की लंबाई समान नहीं है। सभी के शरीर के भागों की लंबाई समान नहीं है, इस कारण साथियों ऐसा हो रहा है। तो अब ये दिक्कत की बात हो गई, ये परेशानी की बात हो गई। इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए? इस परेशानी को दूर करने के लिए साथियों अब हमें कोई ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा कि जिसके अंदर जो मात्रक दिए गए हैं वो मात्रक संसार के हर भाग के अंदर स्वीकार किए जाएंगे, वो मात्रक इस दुनिया के हर कोने के अंदर एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऐसे मात्रक हमें सोचने पड़ेंगे या ऐसे मात्रक हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। तो यहां तक की बात सभी को आई होप क्लियर हो चुकी होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। सिंपल, मैं यहाँ पर कुछ अलग अलग मात्रकों के बारे में आपको बता चुका हूं कि किस किस प्रकार के मात्रक अब तक उपयोग किए जा रहे थे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं हाथों हाथी। चलिए साथियों, तो अब हम बात कर रहे हैं कि 1790 के अंदर, 1790 की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, उसमें फ्रांसीसियों ने क्या किया? फ्रांसीसियों ने मापन के लिए एक सिस्टम दिया जिसे मीटरी पद्धति कहा जाता है या मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। यानी सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम आया जिसे मीट्री पद्धति कहा जाता है, और ये फ्रांसीसियों के द्वारा सन 1790 के अंदर दिया गया था। और इसका उद्देश्य था कि मापन के लिए कुछ ऐसे मात्रक दिए जाएं जो संसार के हर भाग के अंदर स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसी प्रकार से मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। यस, वैज्ञानिकों ने संसार में एक समानता के लिए मापन के मानक सेट तैयार किए,
मापन के मानक सेट तैयार किए, यानी कुछ ऐसे सेट रेडी किए जिसके अंदर ये कहा गया कि ये वो मात्रक हैं, जैसे भार के लिए अलग मात्रक दे दिया, आयतन के लिए अलग मात्रक दे दिया, दूरी या लंबाई के लिए अलग मात्रक दे दिया, यानी हर चीज के मापन के लिए अलग अलग प्रकार के मात्रक दिए, और वो मात्रक दिए जो हर जगह एक्सेप्टेबल होंगे, हर जगह स्वीकार किए जाएंगे। और इसे क्या कहा जाता है? इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा जाता है। तो आप लिख दें, इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI सिस्टम भी कहते हैं, प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की हम बात कर चुके। अब लंबाई का इस प्रणाली के अंदर क्या मात्रक दिया गया है, लंबाई का मापन करने के लिए इस प्रणाली के अंदर क्या मात्रक दिया गया है? तो लंबाई का मापन करने के लिए जो SI मात्रक दिया गया है उसे मीटर कहा जाता है। तो आप लिखेंगे लंबाई के SI मात्रक को मीटर कहा जाता है, मीटर कहा जाता है, जिसे स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी इस सिस्टम के अंदर लंबाई के मापन के लिए जो मात्रक दिया गया है उसे मीटर कहा जाता है, और इसे स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। स्मॉल m की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बता देना चाहूंगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होने वाले हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होने वाले हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर भी होने वाले हैं। ये आपको चीज माइंड में रखनी है, ये आपको चीज दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो km का मतलब क्या होता है, m का मतलब क्या होता है, cm का मतलब क्या होता है, mm का मतलब क्या होता है? चलिए बता देता हूं। km का मतलब होता है किलोमीटर, इसे किलोमीटर कहा जाता है। m का मतलब होता है मीटर, इसे मीटर कहा जाता है। cm का मतलब होता है सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर कहा जाता है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, तो इसे मिलीमीटर कहा जाता है। ठीक है, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया और मिलीमीटर हो गया। ठीक है, यहां पर ये अपना पॉइंट होता है कंप्लीट। आई होप इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक की बात करने के बाद साथियों, अब जो आगे मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं लंबाई की यथार्थ या परिशुद्ध माप कैसे ली जाए। यानी लंबाई का इस प्रकार से मापन किया जाए कि आपने जो मापन किया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो, आपने जो लंबाई मापी है वो एकदम परफेक्ट हो, सही हो। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहां पर बात करें, लंबाई की यथार्थ या फिर परिशुद्ध माप। इसकी यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो सबसे पहली चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर
मुझे किसी वृक्ष के घेरे की लंबाई या चौड़ाई को मापना है, मुझे उसकी चौड़ाई को मापना है, तो उसकी चौड़ाई को मापने के लिए मैं मीटर स्केल का यूज नहीं करूंगा, मैं मापक फीते का उपयोग करूंगा। अगर किसी के वक्ष या सीने की चौड़ाई को मापना है तो मैं वहां पर किसका, मीटर स्केल का यूज नहीं करूंगा, मुझे वहां पर मापक फीते का यूज करना पड़ेगा। मुझे अगर किसी कपड़े की लंबाई को मापना है तो मैं वहां पर मीटर छड़ का यूज कर सकता हूं या मीटर स्केल का यूज कर सकता हूं। पर अगर किसी के सीने या वक्ष की लंबाई या चौड़ाई को मापना है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट एक और पॉइंट के बारे में कि अगर मुझे किसी वृक्ष के घेरे की चौड़ाई को मापना है, तब आप किसका यूज करेंगे, तब भी आप मापक फीते का यूज करेंगे, मीटर स्केल का यूज नहीं करेंगे। ये चीज आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को देखते हुए आपको किसी सही मापक युक्ति का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे इस पेन की लंबाई को मापना है तो मैं इसके लिए ना तो मापक फीते का यूज करूंगा, ना ही मैं यहां पर मीटर स्केल का यूज करूंगा। मैं सिंपल सा अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलूंगा, उसके अंदर जो मेरा प्लास्टिक का छोटा सा स्केल रखा हुआ है उसका यूज करके मैं इसकी लंबाई को माप लूंगा, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा होता है स्केल, उससे ज्यादा वो नहीं होता है प्लास्टिक का स्केल। यानी छोटी लंबाइयों के मापन के लिए आप उस स्केल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या चीज बता रहा हूं कि लंबाई मापते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी, मापक स्केल को वस्तु की लंबाई के अनुदिश सीधा रखना यानी स्केल को आपको वस्तु से टच कराना है और एकदम सीधा रखना है, तिरछा नहीं रखना है। अगर आपने स्केल को तिरछा रखा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, जो आपका आंसर होना चाहिए था वो करेक्ट आंसर आपका नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको स्केल को वस्तु की लंबाई की दिशा में एकदम स्ट्रेट सीधा रखना है, उसे तिरछा नहीं रखना है, ठीक है। ये सबसे पहली सावधानी आपको रखनी है। दूसरी सावधानी जो आपको रखनी है वो ये रखनी है कि कभी कभी स्केल के आगे के कुछ नंबर किसी कारण से मिट जाते हैं या स्केल का कॉर्नर टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में लंबाई का मापन कहां से किया जाए। अगर 0 पर स्केल टूट गया है तो आपको 0 से अगला वाला नंबर लेना है, 1 से लंबाई को मापना है। अगर 1 वाला नंबर मिट चुका है तो 2 से लंबाई को मापना स्टार्ट करना है। अगर 2 वाला नंबर मिट चुका है तो 3 से लंबाई को मापना स्टार्ट कीजिए। वो वहां से लंबाई मत मापना जहां से वो नंबर मिटे हुए या इरेज हो चुके हैं। तो आप लिखेंगे किसी मापक पैमाने की शून्यांक मिटने पर अथवा टूटने पर लंबाई का मापन उस के अगले पूर्णांक से करना चाहिए और जो आपको रिजल्ट आता है, जैसे आपका रिजल्ट आया है 14.3 और आपने लंबाई को मापना 1 से स्टार्ट किया है,
तो 14.3 में से 1 को आप माइनस कर दें, आपका आंसर हो जाएगा 13.3। अगर आपने लंबाई को 2 से मापना स्टार्ट किया है तो उसमें से 2 माइनस कर लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, प्राप्त परिणाम में से प्रारंभिक अंक को घटा लेना चाहिए। प्रारंभिक अंक को घटा लेना चाहिए, यानी स्टार्टिंग वाला नंबर जो है वो आपको माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो ये साथियों रहेगा क्या, ये रहेगा आपके लिए सही तरीका लंबाई मापने का, यानी स्टार्टिंग वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से माइनस कर देना। जो आपका नंबर यहां पर आ रहा है 14.3, तो स्टार्टिंग वाले नंबर को माइनस कर दो, दैट्स इट। फिर साथियों एक और चीज होती है, जिस भी बिंदु पर आप मापन को नोट कर रहे हैं वो बिंदु जो है वो आपकी आंखों के ठीक सामने होना चाहिए। जैसे यहां पर ए, बी और सी 3 व्यक्ति एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन ए का परिणाम अलग आएगा तो जो कि गलत होगा, सी का परिणाम अलग आएगा जो कि गलत होगा, पर बी का परिणाम एकदम सही आएगा क्योंकि बी एकदम ठीक उस बिंदु के सामने दिख रहा है। ठीक है, तो जिस भी बिंदु पर मापन की नोट किया जाना है वो बिंदु ठीक आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, सीध में होना चाहिए। जिस बिंदु पर मापन के परिणाम को नोट करना है वह बिंदु नेत्र के सीध में होना चाहिए। वो बिंदु जो है वो आपकी आंखों के बिल्कुल सीधा सामने होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गड़बड़ा सकता है, आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो एक तो क्या मैंने सावधानी बोली कि जब भी किसी वस्तु का आप मापन कर रहे हैं तो पहले आपका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए किस वस्तु का मापन किया जाना है, उसके आधार पर आप किसी सही मापक युक्ति का चुनाव करेंगे और उस वस्तु की लंबाई को मापेंगे। फिर आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जिस वस्तु की भी लंबाई का मापन करना, उस वस्तु की लंबाई के बिल्कुल अनुदिश या लंबाई की दिशा में या लंबाई की सीध में आपको स्केल को रखना है, तिरछा नहीं रखना है, नहीं तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो गड़बड़ा जाएगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी किसी वस्तु की लंबाई का आप मापन कर रहे हैं उस समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई अगर इस स्केल के स्टार्टिंग के नंबर इरेज हो चुके हैं, मिट चुके हैं, तो वहां से लंबाई का मापन ना करके उसके नेक्स्ट वाले नंबर से लंबाई का मापन करना चाहिए, और जो आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है उसमें से स्टार्टिंग वाले नंबर को माइनस कर दो। जैसे 1 से लंबाई को मापना स्टार्ट किया है तो 1 को माइनस कर दो, 2 से लंबाई को मापना स्टार्ट किया तो 2 को माइनस कर दो। और तीसरी पॉइंट, जिस भी बिंदु पर आपको मापन का परिणाम नोट करना है वो बिंदु आपकी आंखों के या नेत्रों के ठीक सामने या सीध में होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये था साथियों अपना पॉइंट जो मैं आपको समझाया है। अब साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार से किया जाता है, और इसी के साथ साथ कुछ और बिंदुओं के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के साथ साथियों अब अपनी आज की इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी हमेशा इसी जोश उत्साह के साथ उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।